अगर ध्यान तुम्हारा लक्ष्य पर होगा तो भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी आप लगातार कर रहे हैं और उसमें हमारे चैनल पर आपकी सिलेक्शन सीरीज चल रही है। सिलेक्शन सीरीज में आप प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आज करने वाले हैं और लगातार आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवाई जा रही है। बीच में कुछ दिनों से आपकी रेगुलर कक्षाएं नहीं हो पा रही थी, कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिनसे अब मैं पूरी तरह निपट चुका हूं और आपके लिए फिर से लगातार कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आप भी अपने लिए लगातार समय निकालते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। अगर आपका लक्ष्य है मुख्य सेविका की नौकरी में अपना स्थान पक्का करने का, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या व्हाट्सएप नंबर 9453336679 पर आप सीधे प्रतिज्ञा लिखकर भेजेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस बैच में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट, उनकी पीडीएफ और सोल्यूशन दिए जाएंगे। हर टॉपिक के स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आपको समय से मिलती रहेंगी। तो अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है आपका, मीजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य दिया जाना चाहिए। आपको बताना है मीजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य दिया जाना चाहिए। ए 9 से 12 माह, बी 12 से 15 माह, सी 20 से 24 माह और डी ऑप्शन है आपका 24 से 48 माह। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मीजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य दिया जाना चाहिए। तो पहले का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप काफी दिनों से इसके साथ लगे हुए हैं। तो जो काम शुरू किया है उसे खत्म करने की आदत बनाइए, 100% प्रिपरेशन के साथ खत्म करने की आदत बनाइए। तो पहले का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए 9 से 12 के मध्य, जो माह आयु होती है शिशु की, उसके मध्य मीजल्स वैक्सीन शिशु को दी जानी चाहिए। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया के लक्षण कौन सा है। ए रतौंधी, बी रक्त का थक्का न जमना, सी रिकेट्स, डी हीमोग्लोबिन की अल्पतता। बताइएगा निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है। गंभीरता के साथ एक एक प्रश्न करिए और एक एक चीजों को समझिए। तो दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, रक्त का थक्का न जमना। तो किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह है। देखिए फिर से ये महत्वपूर्ण परिभाषा आ गई और ना जाने मुझे क्यों लगता है ये परिभाषा आपके पेपर में जरूर लिखी होगी, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह। ए एल एस मॉर्गन, बी ए एल क्रोबर, सी ई वेस्टरमार्क, डी इवांस प्रचार्ड। बताइएगा तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कई बार आप प्रश्न को कर चुके हैं और निश्चित रूप से आप में से अधिकांश लोगों के ये दिमाग में छप चुका होगा कि इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ई वेस्टरमार्क। क्लियर है आपको। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह है, इसका सही उत्तर है ई वेस्टरमार्क। अगला प्रश्न है आपका, विशेष विवाह अधिनियम
किससे संबंधित है, तो किस वर्ष से संबंधित है ये आपको बताना है। विशेष विवाह अधिनियम ए 1954, बी 1955, सी 1961, डी 2005। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम किससे संबंधित है, ए 1954, बी 1955, सी 1961, डी 2005। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1954। क्लियर है आपको। लगातार पढ़ते रहिए, फोकस बनाए रखिए और हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर एक प्रश्न जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा में तलाक लेने का प्रावधान है। आपको बताना है हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा में तलाक लेने का प्रावधान है। धारा 1, धारा 13, धारा 3, धारा 2। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा में तलाक लेने का प्रावधान है, तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, धारा 13। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, जॉनसन ने तलाक होने के किन कारणों को जिम्मेदार माना है। ए सामाजिक गतिशीलता, बी भौगोलिक गतिशीलता, सी धार्मिक सहिष्णुता, डी उपयुक्त सभी। कई बार मैं इस प्रश्न को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं आप में से कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। जॉनसन ने तलाक होने के लिए किन कारणों को जिम्मेदार माना है, तो छठे का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है, यह कथन किसका है। यह भी परिभाषा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको यह याद होनी चाहिए। बताइएगा सातवें का कौन सा प्रश्न आपका सही है। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है, यह कथन किसका है। ए सिम्पसन, बी सोरेनसन, सी अरस्तु, डी प्लेटो। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है, यह कथन किसका है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है, यह कथन किसका है। तो सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, यानी कि अरस्तु। अगला प्रश्न है आपका, विकास जीव एवं उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये कथन किसका है। बताइएगा, विकास जीव एवं उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये कथन किसका है। ए स्किनर का, बी वुडवर्थ का, सी पावलाव का, डी थॉमसन का। सभी परिभाषाओं को आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ करना चाहिए। एक एक परिभाषा को टॉपिक वाइज आपको अलग अलग पेज में लिखना चाहिए ताकि आपकी परिभाषाएं सभी दिमाग में बैठने लगे और आपको एक एक चीज याद हो जाए। रिवीजन बहुत जरूरी है। कितना भी आप तैयारी कर लें, अगर आप चीजों का रिवीजन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जब भी परीक्षा हॉल में बैठे होंगे। तो रिवीजन करते रहिए, प्रश्नों को हल करते रहिए, सारी तैयारी आपकी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बताइएगा, विकास जीव एवं उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसका है। तो आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, यह कथन स्किनर का है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। ए शैशवावस्था से, बी गर्भधारण अवस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से, या डी उत्तर बाल्यावस्था से। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, बी गर्भधारण अवस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से, या डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो 9 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, गर्भधारण अवस्था से। अगला प्रश्न है आपका, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। मैं भी कुछ हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, या डी बाल्यावस्था। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो 10वीं का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, किशोरावस्था में ऐसे प्रश्न बालक के मन में आते हैं। आप भी जब उस अवस्था में होंगे, उस अवस्था से गुजरे होंगे, तो आपने इन चीजों को महसूस किया होगा। बालक स्वयं की आइडेंटिटी के लिए परेशान होता है, अपनी पहचान के लिए परेशान होता है। सोशल मीडिया पे आजकल ये देखने को काफी आसानी से मिल सकता है कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। क्या? फोटो डालेगा, स्टेटस लगाएगा, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है। कौन? जो किशोरावस्था में होता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, यकीन दिलाने की कोशिश करता है मैं ये हूं। तो ये सब किसकी भावनाएं हैं? एक किशोरावस्था के लक्षण है, किशोरावस्था की भावनाएं हैं। जो भी व्यक्ति ऐसी तरह से कर रहा होता है वो किशोरावस्था के लक्षणों को व्यक्त कर रहा होता है। अगला प्रश्न है आपका, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं? बताइएगा, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी आत्मसिद्धि के प्रभाव, सी जीवन के बारे में परितृप्ति, और डी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किशोर डॉट डॉट रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाला प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्नों को आप रट नहीं सकते, आप इन्हें सिर्फ समझ सकते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमता से हल कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों का कोई आधार नहीं है। ये थ्योरी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है? क्या? थ्योरी जो आपने पढ़ी है उस पर आधारित प्रश्न है और इनको कभी भी बनाया जा सकता है। तो बताइएगा, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। तो 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। क्लियर आपको? अभी मैंने आपको बताया था किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी पहचान के लिए, अपने आप को जानने के लिए जूझता रहता है भावनाओं में। क्लियर आपको? तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगला प्रश्न है आपका, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जानकारी शिक्षक को हो। बताना है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जानकारी शिक्षक को हो। किस चीज की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए यह आपको बताना है। ए मित्रों की, व्यवहार की, सी ज्ञान की, डी कक्षा के साथियों की। देखिए, ज्ञान के लिए तो विद्यालय में गया है ना? शिक्षक के पास क्यों गया? क्योंकि उसके पास ज्ञान की कमी है। तो ज्ञान तो यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। विद्यालय हम मित्रों के लिए नहीं जाते हैं, है ना? मित्र बन जाते हैं वो अलग बात है, पर विद्यालय हम मित्रों के लिए नहीं जाते हैं। कक्षा के साथियों के लिए नहीं जाते हैं। हम किस लिए जाते हैं? हम जाते हैं अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए, अपने ज्ञान में परिवर्तन के लिए। तो ज्ञान हमारा किस पर निर्भर करता है? हमारे व्यवहार पर। तो शिक्षक को क्या जानकारी होनी जरूरी है? व्यवहार की। 12वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक को बालक के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए जरूरी रूप से, कि वह उग्र स्वभाव का है, कि वो दबे हुए स्वभाव का है, वो किस तरह के स्वभाव का व्यक्ति है, उसका व्यवहार किस तरह का है, ये शिक्षक को पता होना चाहिए। तभी बालक की बौद्धिक स्तर पर जाकर वो उसमें सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ा पाएगा उसे। क्लियर है आपको? तो 12वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने न्यूनेट अवस्था की अवधि जन्म से 2 सप्ताह तक मानी है? बताइएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने न्यूनेट अवस्था की अवधि जन्म से 2 सप्ताह तक मानी है? ए हरलाक, बी वुडवर्थ, सी पावलाव, डी जीन पियाजे। बताइएगा 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, किस मनोवैज्ञानिक ने न्यूनेट अवस्था की अवधि जन्म से 2 सप्ताह तक मानी है? बताइएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है। अगर किसी चीज की आपको आवश्यकता है
वो है निरंतरता की। अगर अभी आप ढीले पड़ जाएंगे और सिलेबस छोड़कर दूर भाग जाएंगे, आलस ले लेंगे, तो आपको चिंता का सबब करना होगा जब आप परीक्षा के करीब होंगे। इसलिए बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, लगातार सिलेबस से रूबरू होते रहना है, लगातार प्रश्नों को देखते रहना है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने न्यूनेट अवस्था की अवधि जन्म से 2 सप्ताह तक मानी है? इसका सही उत्तर है आपका ए हरलाक। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु की प्रमुख विशेषता है? मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार, बी उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास, डी अपरिपक्वता और सी अपरिपक्वता और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो बताना है 14वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवजात शिशु की प्रमुख विशेषता क्या है, यह आपको बताना है। बताइएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस शब्दों का खेल है ना। यहां पर शब्दों का खेल है। अगर आप शब्दों के अर्थ को समझ गए तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। ये आपको स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। क्या इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक हाई लेवल पर पहुंच जाना चाहिए। तो बताइएगा 14वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वीं का डी ऑप्शन आपका सही है। मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार, उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास कि ऊपर की तरफ वृद्धि एवं विकास हो रहा, नीचे नहीं जा रहा। अब परिपक्वता तो नवजात शिशु में होती ही है ना। तो ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है? यहां पर तांबा होगा, ठीक है। क्या यहां पर तांबा होगा? शरीर को प्रतिदिन तांबे की आवश्यकता होती है। कितने मिलीग्राम तांबे की आवश्यकता होती है यह आपको बताना है। 1.5, 2.5, 4.7, डी 5.5 बताना है आपको। शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम तांबे की आवश्यकता होती है? बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 15वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2.5 मिलीग्राम तांबे की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। क्लियर है आपको? 15वां। अगला प्रश्न है आपका, गंधक किस हार्मोन के निर्माण में सहायता पहुंचाता है? बताइएगा, गंधक किस हार्मोन के निर्माण में सहायता पहुंचाता है? ए सोमेटोट्रॉफिक, बी इंसुलिन, सी एड्रेलिन, डी टेस्टोस्टेरोन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गंधक किस हार्मोन के निर्माण में सहायता पहुंचाता है? तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी इंसुलिन। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको मात्र 370 रुपए में। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है, अगर आपने सपना देखा है, तो आप उस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिंक खनिज का मुख्य स्रोत है? जो जिंक एक खनिज होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है यह आपको बताना है। अंडा है, मांस है, दूध है या ये सभी है? 17वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जिंक जो खनिज है वो इन सभी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है जिंक की कमी से, क्लोरीन की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से? बताइएगा प्रतिरोधक तंत्र किससे कमजोर होता है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, जिंक की कमी से हमारा प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कोविड के समय पर विटामिन सी के साथ में जिंक की टेबलेट भी खाने को बोला जा रहा था, है ना। तो जो विटामिन सी के साथ जिंक मिली हुई भी आती है, कुछ लोग अलग से भी ले रहे थे, कुछ लोग जिंक और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन वाला टेबलेट ले रहे थे। तो जिंक की कमी से हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के निर्माण में योगदान देता है? अब क्या योगदान देता है? अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में योगदान क्या देता है? बताइएगा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। देखिए HCl में फार्मूला क्या है? H और Cl है। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, क्लोरिक यानी कि क्लोरीन। क्लियर है आपको? तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें दिया नहीं है तो यहां पर सीधा उत्तर हो जाएगा इसका डी, क्लोरीन। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका, थायमीन किसका दूसरा नाम है? बताइएगा, थायमीन किसका दूसरा नाम है? ए विटामिन ए का, बी विटामिन B7 का, सी विटामिन B1 का, या डी विटामिन B2 का? बताइएगा, थायमीन किसका दूसरा नाम है? 20 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 20 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी विटामिन B1। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार के उत्पीड़कों का शामिल किया जाता है? बताइएगा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार के उत्पीड़नों या उत्पीड़कों को शामिल किया जाता है? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी आर्थिक, और डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार के उत्पीड़नों को शामिल किया जाता है? 21 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। शारीरिक हिंसा भी होती है, मानसिक हिंसा भी होती है, और आर्थिक हिंसा तो होती है। इन सबके आधार पर घरेलू हिंसा होती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा का उद्देश्य हो सकता है? ए ऑप्शन है आपका धन उगाही करना, बी कमजोरों पर हावी होना, सी यौन सुख की इच्छा रखना, डी उपरोक्त सभी। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? घरेलू हिंसा का उद्देश्य हो सकता है। बताइएगा, धन उगाही करना क्या होता है कि घर में महिलाएं होती हैं, कुछ धन बचा कर रखती हैं, या कुछ कमाती हैं भी हैं, या कुछ मैके से थोड़ा मजबूत होती हैं अपने माँ के घर से। तो जो व्यक्ति शराबी होता है, ऐसा सामान्यता देखने को मिलता है, वो शराब के लिए धन चाहता है अपनी पत्नी से, तो उसके लिए उसे मारता पीटता है, क्योंकि पत्नी को भविष्य के लिए, जरूरतों के लिए, घर के खर्चों के लिए धन बचा कर रखना होता है। लेकिन एक शराबी व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है, तो धन उगाही करने के लिए वो घरेलू हिंसा करता है। कमजोरों पर हावी होना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी कोई अपने से मजबूत पर हमला नहीं करता। जो घर में कमजोर होगा, जो समाज में कमजोर होगा, उसी पर हावी होने की दुनिया कोशिश करती है, व्यक्ति कोशिश करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। यौन सुख की इच्छा रखना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का। इस पर भी आप अच्छे से जानकारी रखते होंगे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 22 का डी ऑप्शन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें पुरोहित और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है, यह कथन किसका है? बताना है आपको, मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें पुरोहित और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन अमीर अली। क्लियर है आपको? इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन अमीर अली। अगला प्रश्न है आपका, पीढ़ियों से संबंधित समस्याएं किस प्रकार की घटनाएं हैं? ए राजनीतिक घटना, बी पारिवारिक घटना, सी समाजशास्त्रीय घटना, डी धार्मिक घटना। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पीढ़ियों से संबंधित समस्याएं किस प्रकार की घटना है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन समाजशास्त्रीय घटनाएं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक जीवन शैली में परिवर्तन का मुख्य कारण है? ए नगरीकरण, बी औद्योगिकीकरण, सी ए और बी दोनों, डी सांस्कृतिकरण। तो बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सामाजिक जीवन शैली में परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो 25 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी नगरीकरण और औद्योगिकीकरण दोनों कारण है। किसके? सामाजिक जीवन शैली में परिवर्तन के, है ना। पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ घर का भोजन यूज करते थे क्योंकि घर पर सब कुछ बनाते थे। लेकिन नगरीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, अब ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है कि हम सब काम घर पे कर पाए, नौकरी भी करनी है और भी कार्य करने हैं, अकेले भी रहना है। तो क्या हुआ कि लोग अब बाहर से खाना खाने लगे। ये क्या है? सामाजिक जीवन शैली में परिवर्तन का एक उदाहरण है। बाकी बहुत से परिवर्तन है। तो ठीक है, तो 25 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी। तो ये रहा आपका सिलेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13।
उम्मीद करता हूं आपने एक एक प्रश्न को बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ किया होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं 25 में से, और कितने गलत हुए, और जो आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। पीईटी में आपके कितने नंबर आए हैं 2022 का, अगर आपने पेपर दिया है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लगातार पढ़ाई करते रहिए। आपकी परीक्षा होगी, आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन कुछ करना है आपको, तो वो है तैयारी। कल के ऊपर आप कुछ भी नहीं टाल सकते हैं। कल आपको मौका मिले या ना मिले तैयारी करने का, कल क्या होगा उसका आपको नहीं पता है। इसलिए आज के दिन में आज क्या करना है वो करिए। अगर आपने केवीएस का फॉर्म भरा है तो उसकी भी तैयारी साइड में करते रहिए। 3 घंटे पर्याप्त है मुख्य सेविका के लिए। 3 घंटे आपकी मुख्य सेविका के एग्जाम के लिए पर्याप्त है। बाकी समय आप किसी और भर्ती परीक्षा को दे सकते हैं। 2.5 से 3 घंटे पर्याप्त है मुख्य सेविका के लिए। जब इसकी एग्जाम डेट आ जाए तो आप इसका समय बढ़ा दीजिएगा, लेकिन तैयारी करते रहिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।